गुड मॉर्निंग। यूनिक शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में 11th क्लास के जो राजनीतिक विज्ञान के बच्चे हैं उन सबका स्वागत है। और कल हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे थे वो था प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। अध्याय संख्या हमारी 4 है, कार्यपालिका, जिसमें पहले हम राष्ट्रपति के बारे में चर्चा कर चुके थे और हम अभी जो चर्चा कर रहे हैं वो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। कल भी हमने इसके बारे में चर्चा की थी कि जो सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पे काम करती है मंत्रिपरिषद, या जो मंत्रिमंडल होता है सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पे काम करता है। आज हम चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री की सरकार के अंदर क्या भूमिका है या प्रधानमंत्री की प्रशासन में क्या भूमिका है। तो भारत में देखो, प्रधानमंत्री सरकार में सर्वोपरि है। सरकार में सर्वोपरि कौन है भाई? प्रधानमंत्री। सरकार में सर्वोपरि कौन है भाई? प्रधानमंत्री। सरकार में सर्वोपरि सबसे बड़ा कौन है? सर्वोपरि पदों में सबसे बड़ा कौन है? प्रधानमंत्री। कि सरकार में सर्वोपरि है, सर्वोपरि स्थान है बिना प्रधानमंत्री के। जब तक प्रधानमंत्री होगा तब तक ही मंत्रिपरिषद हो सकती है। यदि प्रधानमंत्री नहीं है तो मंत्रिपरिषद के अस्तित्व की भी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। मंत्रिपरिषद भी नहीं हो सकती है, अस्तित्व ही नहीं होगा मंत्रिपरिषद का। प्रधानमंत्री होगा तभी प्रधानमंत्री क्या करेगा? मंत्रिपरिषद का निर्माण करेगा। कौन? प्रधानमंत्री। बिना प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद का कोई अस्तित्व नहीं है। जो मंत्रिपरिषद तभी अस्तित्व में आती है जब प्रधानमंत्री अपने पद पर शपथ ग्रहण कर लेता है। प्रधानमंत्री अपने पद के ऊपर विराजित हो गए, शपथ ग्रहण कर ली, तभी मंत्रिपरिषद का अस्तित्व बन करके आता है। प्रधानमंत्री की यदि मृत्यु हो गई या प्रधानमंत्री ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया तो उसी के साथ में यदि मृत्यु हो गई प्रधानमंत्री की या प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया, जैसे उसने त्यागपत्र या उसकी मृत्यु हुई है उसी के साथ में संपूर्ण मंत्रिपरिषद भंग मानी जाती है या भंग हो जाती है। कौन? सारी की सारी मंत्री। क्योंकि उस मंत्रिपरिषद का निर्माण किसने किया था? प्रधानमंत्री ने। जबकि उनको शपथ है, उनकी नियुक्ति किसने दिलवाई थी? राष्ट्रपति ने। परंतु बनाया उसका निर्माण करने में काम किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? प्रधानमंत्री की। जब प्रधानमंत्री नहीं रहेगा तो मंत्रिपरिषद का भी कोई औचित्य नहीं है। जबकि किसी भी, मान लो जैसे प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या त्यागपत्र दे दे तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। परंतु मंत्रियों में से किसी मंत्री की जितनी भी मंत्रिपरिषद है उस मंत्रिपरिषद में से प्रधानमंत्री को छोड़ के यदि किसी मंत्री की मृत्यु हो जाए तो फिर पूरी मंत्रिपरिषद क्या है? भंग नहीं होती है, बल्कि क्या होती है? केवल एक पद खाली होता है। जिस व्यक्ति ने त्यागपत्र दिया है या जिसकी मृत्यु है, केवल वो एक पद खाली माना जाएगा, उसकी जगह दूसरा आ जाएगा। परंतु वो पूरी मंत्रिपरिषद भंग नहीं होगी। मंत्रिपरिषद पूरी भंग जब ही होगी जब प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र दे दे, या फिर कोई कैबिनेट मंत्री के निर्णय को, जो मंत्रिमंडल है उसके निर्णयों को जो कोई मंत्री ने नहीं माना है और उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया है, तो ऐसी स्थिति के अंदर भी संपूर्ण मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है या उसको पद से हटना पड़ता है। तो प्रधानमंत्री की जो मृत्यु या त्यागपत्र से पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। जबकि किसी मंत्री की मृत्यु हो जाए या हटा दिया जाए या त्यागपत्र के कारण केवल मंत्रिपरिषद में से एक पद या एक स्थान ही खाली होता है। प्रधानमंत्री एक तरफ मंत्रिपरिषद और दूसरी ओर राष्ट्रपति और संसद के बीच में एक सेतु, मतलब जोड़ने का काम भी करता है, कड़ी का काम भी करता है या पुल का काम भी करता है। कौन? प्रधानमंत्री। किसको? मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति और संसद, इन तीनों को जोड़ने का काम कौन करता है? प्रधानमंत्री। इसी भूमिका के कारण, प्रधानमंत्री की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण ही जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखो क्या कहा है
कि प्रधानमंत्री के पद के लिए क्या कहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कि प्रधानमंत्री को सरकार की केंद्रीय दूरी की संज्ञा दी है। प्रधानमंत्री का जो पद है इसको सरकार की केंद्रीय दूरी की संज्ञा किसने दी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रधानमंत्री के पद को सरकार की केंद्रीय दूरी की संज्ञा किसने दी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रधानमंत्री का एक कानूनी या संवैधानिक दायित्व भी बनता है, प्रधानमंत्री का कर्तव्य भी बनता है। क्या बनता है कि वह संघीय मतलब पूरे देश से संबंधित जो भी मामले हैं, जो भी प्रशासन से संबंधित मामले हैं पूरे देश के, और उन सब के बारे में राष्ट्रपति को समय समय पर सूचना देनी चाहिए। किसको? प्रधानमंत्री को। किसको देनी चाहिए सूचना? राष्ट्रपति को। और प्रधानमंत्री सरकार के सभी, सरकार के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं उनमें सब में सम्मिलित होता है। कौन? प्रधानमंत्री। और सरकार की नीतियों के बारे में भी निर्णय कौन लेता है? जो सरकार क्या करने जा रही है, कौन सी नीति अपनाई जानी है, क्या निर्णय लिए जा रहे हैं, सारे काम कौन करता है? प्रधानमंत्री। इस प्रकार प्रधानमंत्री है उसकी शक्तियों के हम अनेक स्रोतों की चर्चा कर सकते हैं। जैसे मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण कौन रखता है? प्रधानमंत्री। लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष अलग होता है, नेतृत्व कौन करता है उसका करता है प्रधानमंत्री। अधिकारी जो सरकारी वर्ग है, जो अधिकारी है, बड़े बड़े वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, जो उनके ऊपर आधिपत्य किसका जमावड़ा होता है? आधिपत्य कौन बनाए रखता है? प्रधानमंत्री। मीडिया तक जिसकी पहुंच हो, ये भी उस प्रधानमंत्री के स्रोत है शक्ति के। चुनाव के दौरान व्यक्तित्व को उभार, चुनाव के दौरान जैसा व्यक्तित्व होगा वो सारा किसका? प्रधानमंत्री का। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में, विदेशी यात्राओं के दौरान राष्ट्रीय नेता की छवि के तौर पे कौन उभर करके? ये सारे के सारे क्या हैं? प्रधानमंत्री की शक्तियों के सारे के सारे स्रोत हैं। जैसा इन सब के अंदर जैसा पावरफुल रहेगा वैसा वो प्रधानमंत्री कहलाएगा। तो इसके अंदर देखिए भारत में प्रधानमंत्री सरकार में सर्वोपरि स्थान है और बिना प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद का कोई अस्तित्व नहीं है। बिना प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद का कोई अस्तित्व नहीं है। मंत्रिपरिषद का कोई अस्तित्व नहीं है। कोई अस्तित्व नहीं है। मंत्रिपरिषद तभी अस्तित्व में आती है जब प्रधानमंत्री अपने पद का शपथ ग्रहण कर लेता है। तो मंत्रिपरिषद तभी अस्तित्व में आती है। जब प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ ग्रहण कर लेता है। अपने पद की जब शपथ ग्रहण कर लेगा ना, तो फिर प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री ने पद की शपथ ग्रहण कर ली, शपथ उसको राष्ट्रपति दिलाता है, उसके बाद में फिर प्रधानमंत्री तय करेगा किस व्यक्ति को कौन सा मंत्रालय दिया जाना है। वो मंत्रिपरिषद का आकार तय करेगा। कौन? प्रधानमंत्री। वो आकार वाली हमने पहले अनलिमिटेड थी, 2003 के बाद कानूनी संशोधन के द्वारा जो लोकसभा है केंद्र के अंदर, उसकी 15% निश्चित कर दी गई है और राज्यों के अंदर विधानसभा कुल सदस्य संख्या का 15%। ये सारा काम कौन करेगा? मंत्रिपरिषद का आकार तक ये प्रधानमंत्री के ऊपर निर्भर रहता है कि वो किन व्यक्तियों को मंत्री पद के आधार पर जो उनका निर्णय करता है या उनको मंत्री के अंदर अपनी मंत्रिमंडल में शामिल करता है या मंत्रिपरिषद में शामिल करता है। ये सारा काम कौन करता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र से पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। प्रधानमंत्री की
प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र है। प्रधानमंत्री की यदि मृत्यु हो जाए या उसने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, प्रधानमंत्री मृत्यु या त्यागपत्र से पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई या उसने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाए, क्योंकि मंत्रिपरिषद का निर्माण किसने किया है? प्रधानमंत्री ने। जब प्रधानमंत्री नहीं है तो मंत्रिपरिषद जो है वो तुरंत भंग हो जाएगी। लेकिन किसी मंत्री की मृत्यु लेकिन किसी मंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र, मंत्री की मृत्यु हो जाए या त्यागपत्र हो जाए, मृत्यु या त्यागपत्र के कारण मंत्रिपरिषद में केवल मंत्रिपरिषद में केवल एक स्थान खाली होगा। कितना? केवल और केवल एक स्थान खाली माना जाएगा। कब? जब किसी मंत्री की मृत्यु हो जाए या उसको हटा दिया गया है या त्यागपत्र दे दिया है तो मंत्रिपरिषद में केवल एक स्थान खाली होता है, केवल एक स्थान खाली होता है। और यहाँ पे पूरी की पूरी भंग हो जाएगी। कब? प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाएगी या प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देगा। परंतु यहाँ पे जो मंत्री बनाए गए हैं प्रधानमंत्री के द्वारा, उन मंत्रियों में से यदि किसी एक मंत्री की मृत्यु हो गई या त्यागपत्र दे दिया या उसको हटा दिया गया तो ऐसी स्थिति में मंत्रिपरिषद में से एक स्थान ही खाली होगा, पूरी मंत्रिपरिषद भंग नहीं होगी। तो मृत्यु या हटाए जाने, जब किसी मंत्री की मृत्यु या हटाए जाने या त्यागपत्र के कारण मंत्रिपरिषद में केवल एक स्थान खाली होता है। प्रधानमंत्री एक तरफ मंत्रिपरिषद तथा दूसरी ओर राष्ट्रपति और संसद के बीच, एक तरफ तो मंत्रिपरिषद के अंदर भी सहयोग करने का काम कौन करता है? प्रधानमंत्री। और दूसरी ओर राष्ट्रपति और संसद के बीच में जोड़ने का, राष्ट्रपति को और संसद को, राष्ट्रपति व संसद के बीच सेतु या कड़ी का कार्य कौन करता है? भाई प्रधानमंत्री। कौन करता है? सेतु, पुल का काम या कड़ी का काम, उनको जोड़ने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति और संसद के बीच की। कौन? प्रधानमंत्री। क्योंकि हमारे संविधान के अंदर कानूनी रूप से यह भी दायित्व माना गया है किसका? प्रधानमंत्री का, कानूनी रूप से, कि जो सरकार के जो कार्य हैं उनकी समय समय पे सूचना किसको देती रहनी चाहिए? प्रधानमंत्री के द्वारा किसको दी जानी चाहिए? राष्ट्रपति को। तो देखो, प्रधानमंत्री एक तरफ मंत्रिपरिषद और दूसरी ओर राष्ट्रपति के बीच एक सेतु का काम भी करता है। इसी भूमिका के कारण पंडित नेहरू ने प्रधानमंत्री को सरकार की केंद्रीय धुरी की संज्ञा दी है। तो प्रधानमंत्री को सरकार की केंद्रीय, प्रधानमंत्री को सरकार की केंद्रीय, सरकार की केंद्रीय धुरी की संज्ञा किसने दी? ये बहुत शानदार बात है कि प्रधानमंत्री का जो पद है
वो सरकार की केंद्रीय धुरी है, सरकार का केंद्र है। कौन? प्रधानमंत्री का पद। किसका? सरकार का। ये किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। इन्होंने क्या, कौन सी चर्चा की है इन्होंने? कि प्रधानमंत्री का जो पद है सरकार की केंद्रीय धुरी है। ये बात किसने की? हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बात का जिक्र किया है कि प्रधानमंत्री जो है को सरकार की केंद्रीय धुरी की संज्ञा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रधानमंत्री का संवैधानिक, मैंने ये चर्चा पहले कर ली है कि प्रधानमंत्री का कानूनी रूप से संवैधानिक दायित्व ही बनता है कि वह सभी संघीय मामलों में प्रशासन और प्रस्तावित कानूनों के जो प्रशासनिक मामले हैं, चाहे कानून, इन सब के बारे में किसको सूचना देता रहेगा समय समय पे? राष्ट्रपति को। कौन? प्रधानमंत्री सूचित करता रहेगा राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री सरकार के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों में भी सम्मिलित होता है। जो भी जितने भी निर्णय लिए जाते हैं उन निर्णयों के अंदर कौन शामिल होता है? प्रधानमंत्री शामिल होता है। और सरकार की नीतियों के बारे में निर्णय कौन लेता है? प्रधानमंत्री लेता है। जितनी भी सरकार की जो भी नीतियाँ हैं उनमें अंतिम जो निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? प्रधानमंत्री के द्वारा। और इस प्रकार से प्रधानमंत्री की शक्तियों के अनेक स्रोत हैं। प्रधानमंत्री की शक्तियों के स्रोत, प्रधानमंत्री की शक्तियों के अनेक स्रोत। कौन कौन से स्रोत हैं भाई? प्रधानमंत्री की शक्तियों के अनेक स्रोत कौन कौन से हैं? जैसे मंत्री परिषद पर नियंत्रण, मंत्री परिषद पर नियंत्रण, यह भी इसकी शक्ति का स्रोत है। किसकी? प्रधानमंत्री की। दूसरा है लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री। लोकसभा का नेतृत्व है। फिर है लोकसभा के नेतृत्व अधिकारी जमात पर आधिपत्य कौन? प्रधानमंत्री रखता है। अधिकारी जमात, अधिकारी जो वर्ग है, अधिकारी जमात पर आधिपत्य, इस पे भी आधिपत्य कौन बना करके रखता है? प्रधानमंत्री। अधिकारी जमात के ऊपर भी। मीडिया तक पहुंच, मीडिया तक पहुंच भी कौन रखता है भाई? मीडिया तक पहुंच, मीडिया तक पहुंच, यह भी प्रधानमंत्री की शक्ति का स्रोत है। फिर है चुनाव के दौरान उसका व्यक्तित्व का उभार, चुनाव के दौरान उसके व्यक्तित्व का उभार या पहुंच, कैसा उसका व्यक्तित्व है वो भी चुनाव के ऊपर आधारित करेगा। और साथ ही साथ में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और विदेशी यात्राओं के दौरान भी राष्ट्रीय नेता की छवि के तौर पे किसको? प्रधानमंत्री की हमारे को महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई पड़ती है। देखो, इस प्रकार से हमने प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में, इन सब के बारे में चर्चा की। परंतु फिर भी देखो, आजकल की जो परिस्थितियाँ बहुत कुछ निर्भर करती है। वर्तमान की जो परिस्थितियाँ है ना, वो सारी की सारी आज कैसी परिस्थितियाँ चल रही हैं, उन परिस्थितियों के आधार पर भी हम प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में ये बहुत कुछ निर्भर करता है। जब किसी एक राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत मिला तब प्रधानमंत्री, और जब किसी भी राजनीतिक दल को लोकसभा के अंदर, किसी भी राजनीतिक दल को यदि लोकसभा में बहुमत मिल गया तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री और उसकी जो मंत्रिपरिषद है उसकी शक्तियों में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं रहा है। परंतु जैसे जब भी मैंने अभी चर्चा की थी 1989 के बाद में, जब गठबंधन किसी एक दल को बहुमत नहीं मिला और कई दलों ने मिल करके जब एक गठबंधन करके और लोकसभा में बहुमत प्राप्त किया और प्रधानमंत्री का पद प्राप्त किया, तब उसके अंदर अनेक मामले हमारे सामने निकल करके आए हैं और प्रधानमंत्री की शक्तियों के अंदर काफ़ी नुकसान या काफ़ी कमज़ोर होती हुई दिखाई पड़ती हैं। वो किस प्रकार से? जब प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की शक्तियाँ निर्विवाद रही, कब? जब वो बहुमत स्पष्ट तौर पर मिल गया तो कोई विवाद नहीं रहा है। परंतु लेकिन जब राजनीतिक दलों के गठबंधनीय सरकारें बनी, जब से राजनीतिक दलों की गठबंधनीय सरकारें कब से बनी? 1989 से बनी, तब से। तो जब से राजनीतिक दलों के गठबंधनों की सरकारें बनी तब ऐसा नहीं रहा। 1989 से हमने भारत में अनेक गठबंधनीय सरकारों को देखा। 1989 के बाद में बहुत सी गठबंधनीय सरकारें बनी हैं
और इनमें से कई सरकारें तो लोकसभा की पूरी अवधि के लिए ही नहीं काम कर पाई, बीच के अंदर ही उन्होंने अपना बहुमत खो दिया और उनको पद छोड़ना पड़ा या उनकी सरकार टूटती हुई हमारे को दिखाई पड़ी। तो इनमें से कई सरकारें लोकसभा की पूरी अवधि कितनी है, 5 साल की, तो पूरी अवधि के लिए भी नहीं काम कर पाई, क्योंकि उन्होंने लोकसभा के अंदर बहुमत समाप्त खो दिया और उसी के साथ में उनको पद छोड़ना पड़ा। उनकी सरकारें पूरी सालों के लिए काम नहीं कर पाई, तो लोकसभा की पूरी अवधि के लिए सत्ता में नहीं रह सकी। बहुमत समाप्त होने के कारण उनको त्यागपत्र दे देना पड़ा अपने पद से, और या फिर उनको हटा दिया गया। इन घटनाओं से संसदीय शासन व्यवस्था का क्या है, बहुत कामकाज प्रभावित हुआ है। इन सबसे संसदीय जो शासन है, संसदीय जो व्यवस्था है, उसका बहुत ज़्यादा कामकाज प्रभावित हुआ है, क्योंकि इससे प्रधानमंत्री की शक्तियों में काफ़ी कमज़ोर हुई है। कैसे, देखो इस सिलसिले में पहली बात, जैसे गठबंधनीय सरकारों के कारण प्रधानमंत्री की शक्तियों में ह्रास, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, गठबंधनीय सरकारों के कारण, इसको बिंदु को बना सकते हैं हम, गठबंधनीय सरकारों में प्रधानमंत्री की शक्तियों में ह्रास, मतलब कमजोर होते ही दिखाई पड़ना। प्रधानमंत्री की शक्तियों पे क्या प्रभाव पड़ा गठबंधनीय सरकारों के कारण। तो इससे देखो, पहली बात तो यह है कि इन घटनाओं से प्रधानमंत्री की पहली बात तो यह आ जाती है कि जब गठबंधनीय सरकारें बनी तो प्रधानमंत्री मजबूत नहीं रह पाया। पहली बात क्या आई कि गठबंधन, क्योंकि कई दलों की, अब प्रधानमंत्री किस किस को संतुष्ट करेगा, वो दल को बना करके रखेगा, बहुमत को बना करके रखेगा, सरकार की काम करेगा, प्रशासन में ध्यान देगा। तो इसलिए प्रधानमंत्री के सामने बड़ी चुनौती होगी और उसकी शक्ति काफ़ी कमज़ोर होगी। यदि उसने जो सहयोग दिया है, जिस दल ने उसको समर्थन दिया है, यदि उसकी बात नहीं मानता है तो उसकी सरकार समाप्त होने का खतरा बना रहता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब प्रधानमंत्री को अपना पद जाता हुआ दिखता है या गठबंधनीय सरकारें बनती हैं, तो ऐसी स्थिति में जब प्रधानमंत्री नहीं होता है या कोई एक दल को बहुमत नहीं मिलता है, कई दल मिलकर के गठबंधन सरकारों का, तो ऐसी स्थिति में कौन से दल को बहुमत या उसके कौन से दल से प्रधानमंत्री का चयन किया जाए। तो ऐसी स्थिति के अंदर राष्ट्रपति पावरफुल होता हुआ दिखाई पड़ता है। कौन, इससे राष्ट्रपति की शक्तियों में इजाफा हुआ है। राष्ट्रपति अपनी इच्छा से किसी भी जो दल है उसको ऐसा लगे कि इस दल के द्वारा लोकसभा में बहुमत सिद्ध कर दिया जाएगा चाहे, तो ऐसी स्थिति के अंदर राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उस दल के नेता को क्या करता है, जो प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त कर सकता है। तो पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों की भूमिका बढ़ी। प्रधानमंत्री की कमजोरी, राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों में वृद्धि। दूसरी बात आती है, इस अवधि में गठबंधन राजनीति के कारण राजनीतिक सहयोगियों में कोई भी काम करना पड़ता था, तो राजनीतिक सहयोगियों से परामर्श की प्रवृत्ति बढ़ी। प्रधानमंत्री अपने मनमर्जी से नहीं, बल्कि जिन्होंने उसको समर्थन दिया है उनसे परामर्श करके वो काम करेगा। ये प्रवृत्ति भी हमारे को बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। किसके कारण, गठबंधनीय सरकार। तो यहाँ पर भी प्रधानमंत्री हमारे कमजोर साबित होता हुआ दिखता है। उसको दूसरे दलों को साथ में लेकर के और मना करके या उनसे सहयोग और सलाह लेकर के काम करना पड़ेगा, अन्यथा उनके अनुसार वो काम नहीं करेगा तो वो अपना लोकसभा में से अपना समर्थन खींचेंगे। समर्थन जैसे खींचेंगे तो वो अविश्वास में आएगा, अविश्वास में आते ही वो अपना पद खो देगा। तो इस कारण से भी प्रधानमंत्री की शक्ति हमारे को यहाँ पर भी कमजोर होती हुई दिखाई। उसको सबको साथ लेकर के या सबसे सहयोग विचार विमर्श करके ही काम करना पड़ेगा, वो अपने पूर्ण मनोयोग से काम नहीं कर पाएगा। दूसरी कमजोरी है। तीसरी है, इससे प्रधानमंत्री के अनेक विशेषाधिकारों जैसे मंत्रियों का चयन, उनके पद स्तर का चयन और मंत्रालयों के चयन पर भी अंकुश लग गए। प्रधानमंत्री अपनी इच्छा से, मनमर्जी से किसी भी व्यक्ति को उस मंत्री पद के ऊपर चयन नहीं कर सकता है, जबकि चयन करने का काम प्रधानमंत्री करता भी है। परंतु उसके कारण ये है कि वो कौन सी विभिन्न, जैसे कई दल मिल करके, तो उन सब दलों को संतुष्ट करना होता है। तो कौन से दल से कितने मंत्री लिए जाने, वो उनको सबको खुश रखने के लिए क्या करता है कि उन सब दलों से मंत्री पद लेना उसके लिए जरूरी होता है, अन्यथा वो अपना समर्थन खींच सकते हैं। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री की शक्तियों पे वो पूर्ण मनोयोग से काम नहीं कर पाता है, शक्तियों में ह्रास होता है या पतन होता है प्रधान। तो यहाँ पर भी प्रधानमंत्री हमारे कमजोर साबित होता हुआ दिखाई पड़ता है कि इससे क्या करना पड़ेगा उसको, जब भी मंत्री परिषद का निर्माण करने की बात आएगी और सभी सहयोगी दलों से जिन्होंने सहयोग किया है उसको बहुमत प्रदान करने में, बहुमत के अंदर समर्थन दिया है लोकसभा के अंदर, तो उन सबको सबसे उनसे विचार विमर्श करेगा और उन सबके अंदर विचार विमर्श तालमेल बैठा करके फिर उसको काम करना पड़ेगा। तो इसलिए वहाँ पे उसकी आज़ादी नहीं रह जाती है प्रधानमंत्री। चौथा है, प्रधानमंत्री सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों में
सरकार की नीति है, कोई कार्यक्रम है, अकेला फैसला नहीं ले सकता। जितने भी सहयोगी दलों ने गठबंधन सरकार के अंदर भूमिका निभाई है, उनको समर्थन दिया, उन सब दलों से राय मशवरा करने के परिणाम स्वरूप ही सरकार की वो निर्णय ले पाएगा। तो यहाँ पर भी प्रधानमंत्री की स्थिति कमजोर होती हुई दिखाई पड़ती है। तो इस प्रकार से इस पूरी प्रक्रिया, ये 3-4 कारणों से क्या है, प्रधानमंत्री की क्या है कि पतन का आस, मतलब प्रधानमंत्री की शक्तियों में कमजोरी हमारे को दिखाई पड़ रही है इन 3 गठबंधनीय सरकारों के कारण। किसके कारण? गठबंधनीय राजनीति के कारण प्रधानमंत्री की शक्तियां हैं जो कमजोर होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। मैंने 4 बिंदु बताए हैं आपको। पहला, इससे राष्ट्रपति की विशेषाधिकारों में वृद्धि हुई है। दूसरा, इसके अंदर राजनीतिक सहयोगियों से परामर्श करके ही प्रधानमंत्री काम करेगा, इससे प्रधानमंत्री। तीसरी, इसने बात बताई है कि अनेक जो मंत्रियों का चयन करते समय सबसे उसको सलाह मशवरा करना पड़ेगा, यहाँ पर भी प्रधानमंत्री की स्थिति कमजोर होती हुई दिखा। चौथा है, सरकार की नीतियों कार्यक्रम बनाते समय भी जो जिन दलों ने सहयोग किया है राष्ट्रपति को सरकार, वो प्रधानमंत्री को सरकार बनाने में, तो उनसे परामर्श लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए प्रधानमंत्री के ऊपर उनकी शक्तियों के अंदर काफ़ी कमजोरी दिखाई पड़ती है। प्रधानमंत्री को सबको घुस करके आगे ही तभी बढ़ेगा, अन्यथा उसको पद खोना पड़ेगा। अब आता है इस कारण से हम सब उपयुक्त चारों कारणों से हम ये कह सकते हैं प्रधानमंत्री एक नेता से अधिक मध्यस्थ की, सबको तालमेल, सबको मध्यस्थ के रूप में एक भूमिका का नेता कहा जा सकता है, भूमिका निभानी पड़ती है। सबको खुश करके चलने वाले नेता की सी भूमिका निभानी पड़ती है। तो इस ऐसी स्थिति के अंदर क्या है, प्रधानमंत्री की शक्तियों में काफ़ी हमारे को कमजोरी दिखाई पड़ती है वर्तमान के अंदर। ये सारी गठबंधनीय सरकारों के कारण हुआ है। कुछ एक बदलावों के साथ राज्यों में भी इस प्रकार से ठीक इस प्रकार की जो लोकतांत्रिक कार्यपालिका हमारे को आज देखने के लिए मिलती है। कई राज्यों के अंदर जैसे 2-3 दल मिलकर के सरकार बनाते हैं, तो यहाँ पर भी यही राज्य के अंदर मुख्यमंत्री की स्थिति हो जाती है और यहाँ पर राज्यपाल पावरफुल बन जाता है। और क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, और प्रधानमंत्री की तरह ही मुख्यमंत्री भी क्या करता है, विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। लेकिन फिर भी देखो, राज्यपाल के पास में विवेकाधीन जो शक्तियां हैं ना, वो होती हैं किससे, मुख्यमंत्री। और राज्य स्तर पर भी संसदात्मक व्यवस्था के सारे सिद्धांत हमारे को देखने के लिए मिलते हैं। कल हम चर्चा करेंगे। इस प्रकार से हमने आज प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, उन सब के बारे में, उसके कार्यों के बारे में, उसकी स्थिति के बारे में, आज कैसी स्थिति है गठबंधनों के कारण, गठबंधनीय सरकारों में प्रधानमंत्री की स्थिति के अंदर क्या कमजोरियां दिखाई दी हैं, इन सब के बारे में हमने चर्चा की। कल हम नया टॉपिक है, इसी के अंदर है, अगला टॉपिक है हमारी स्थायी कार्यपालिका। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी आ जाते हैं, उनके बारे में कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।